हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस पीवाईक्यू 2025 का जो लेक्चर है उसका नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आज हमारा है, वो है कि निम्फ इज अ यंगेस्ट स्टेज ऑफ। जो निम्फ है वो हमारा यंगेस्ट स्टेज होता है, वो किसका होता है? तो देखो, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका शरीर अलग तरीके से बदलता है, और उस शरीर का जो बदलने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। उसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो टू टाइप से मेटामॉर्फोसिस जो है वो होता है। पहला जो टाइप होता है मेटामॉर्फोसिस का, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, और दूसरा जो होता है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं, इसके इनकम्प्लीट वाले के 3 स्टेजेज होते हैं, और जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसके 4 स्टेजेज होते हैं। इसका जो है वो 3 स्टेज हुआ, और इसका जो है वो 4 स्टेज हुआ। इसका जो है वो 4 स्टेज हुआ। जैसे हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन का बॉडी है, उनके स्टेजेज होते हैं। एडल्ट हो गया, टीनेजर हो गया, बूढ़ा हो गया, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही कीटों का भी होता है, इंसेक्ट्स जो है उनका भी होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन से चरण जो है वो आते हैं उसकी। तो ये जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इनमें 3 जो है वो चरण आते हैं। पहला जो आता है वो कहलाता है एग। इसको मैं ऐसे देख लेता हूँ, आप यहाँ पे देखो। पहला जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट वाला देख रहा हूँ। पहला जो है वो एग है। सबसे पहले जो है वो एग बनता है। अब एग बनने के बाद दूसरा जो बनता है वो निम्फ बनता है, और तीसरा जो बनता है तब जाके एडल्ट होता है। पहला जो है वो एग बनेगा, दूसरा जो है वो निम्फ बनेगा, और तीसरा जो है वो एडल्ट बनेगा। ये जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ये जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इसमें जो निम्फ आपको दिख रहा है, ये निम्फ जो होता है वो एडल्ट अभी नहीं हुआ है, एडल्ट से बहुत छोटा है। ठीक है, और इस जो प्रोसेस होता है इसमें इसके पंख तक नहीं दिखते हैं। इसके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो नहीं इसके दिखते हैं। और इनकी जो त्वचा होती है ना, तो इनके क्या होते हैं, विंग्स आपको नहीं दिखेंगे। इनके जो स्किन्स होते हैं, स्किन होते हैं, वो माउल्ड करता है, वो माउल्टिंग उनका होता है। अब ये स्किन की माउल्टिंग क्या होती है मैं बता रहा हूँ। ये कीड़ा है, ठीक है। अब ये कीड़ा है, उस कीड़े पे उसका मान लिया ये स्ट्रक्चर है। इस तरह का कोई कीड़ा है, उसका ये स्ट्रक्चर है। अब इस पे जो क्या होगा कि इस पे मोल्डिंग होती चली जाएगी। इस पे जो त्वचा की जो डेंसिटी है ना, मोटाई है, वो ऐसे ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। तो निम्न से जब ये बढ़ते 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 अपनी त्वचा को मोटा करते चला जाता है, तब जाके वो एडल्ट स्टेजेस में पहुंचता है। तो ये जो त्वचा को ये करना जो हो गया ना, त्वचा पे त्वचा जो चढ़ते चला जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम कहते हैं माउल्टिंग। ठीक है, इसको कहते हैं मोल्टिंग। तो निम्फ जो होते हैं वो इंक्रीजेज होते हैं इन साइज में बाय शेडिंग देयर एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन मतलब कि बाह्य उसकी जो स्केलेटन होती है, बाहर की जो स्केलेटन होती है, उसको बार बार वो ऐड करते चला जाता है, और दैट्स वाई उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। इसी कारण से उसका साइज जो इंक्रीज होता है, और इस जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। उस प्रोसेस जो है वो उसको मोल्टिंग कहा जाता है। और या तो आप इसे और क्या कह सकते हो, तो इसको आप निर्मोचन भी हिंदी में कह सकते हो, और इंग्लिश में बोले तो ECDYSIS, एस्डाइसिस भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, एस्डाइसिस भी यही होता है, और निर्मोचन भी अ, यही होता है। दोनों एक ही मान लो, मोल्डिंग भी यही होता है।
तो अब आपको ये जो मोल्डिंग है वो समझ में आ गया होगा कि मोल्डिंग क्या होता है और जो निम्फ है वो क्या होता है। ठीक है, तो निम्फ क्या है? निम्फ एडल्ट स्टेज से पहले की चीज है। निम्फ जो है वो एडल्ट स्टेज से पहले की चीज है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, तो कौन कौन से जो कीट होते हैं, कौन कौन से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस करते हैं, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो पहला जो है वो हो जाएगा तिलचट्टा। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा तिलचट्टा, जिसको हम कॉकरोच बोलते हैं। तो पहला आप लिख लोगे कॉकरोच, तिलचट्टा। कॉकरोच हो गया पहला। दूसरा जो आप लिखो वो टिड्डा लिख लो। टिड्डे जिसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो टिड्डा लिख लो। टिड्डा हो गया। तीसरा जो हो गया, तीसरा जो हो गया उसमें क्या होगा, तो तीसरा आप लिख लो ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आप लिख लो। इसका हिंदी भी ड्रैगन फ्लाई और इंग्लिश भी ड्रैगन फ्लाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो ड्रैगन फ्लाई हो गया। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जाता है, आपने देखा कि यहाँ आया है तो आगे भी ये आएगा। ठीक है, आगे भी ये आएगा। तो आपको ये जो ये प्रोसेस है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। तो टिड्डा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास ऑफर। ग्रास हॉपर्स। ठीक है, ग्रास हॉपर्स इसको कहा जाता है। ड्रैगन फ्लाई है, उसको ड्रैगन फ्लाई ही कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। और कॉकरोच है उसको तिलचट्टा कहते हैं। तो ये तीन जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि इनका जो है वो बॉडी कैसे बनेगा। इनका बॉडी बस तीन स्टेजेस में बनेगा। पहला एग बनेगा, दूसरा निम्फ बनेगा और तीसरा जो है वो एडल्ट बनेगा। एग, निम्फ और एडल्ट बनेगा बस। एग, निम्फ और एडल्ट बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। जो इनमेच्योर स्टेज, ये जो निम्फ होता है वो इनमेच्योर स्टेज होता है, जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में। और इसको हम हेमी मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को तो ये भी बोला जा सकता है, इसको कभी सवाल आपसे आ सकता है। इसको हेमी हेमी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हेमी मेटाबॉलिज्म, हेमी मेटाबॉलिज्म भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान यहाँ से रखना है। अब पहला तो हमने इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देख लिया, उसके एग्जाम्पल को देख लिया। यही आपसे सवाल पूछा जाएगा। कॉकरोच हो गया, टिड्डा हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया। ड्रैगन फ्रूट बोलो, ड्रैगन फ्लाई हो गया। ठीक है, कॉकरोच, टिड्डा और ड्रैगन फ्लाई। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है वो चार स्टेजेस में जाता है। पहला स्टेज इसका एग होता है, दूसरा स्टेज इसका लार्वा होता है, तीसरा स्टेज इसका प्यूपा होता है और चौथा स्टेज इसका एडल्ट होता है। तो लार्वा, प्यूपा बहुत बार सवाल जो है वो पूछा गया है। आपने देखा होगा, यदि प्रीवियस ईयर आप देखते हो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें चार स्टेजेज होते हैं: एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो ये आपको एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट के बारे में जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं, इसके जो है वो एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं। तो लार्वा किस में आता है, तो लार्वा जो है वो कैटरपिलर में आएगा। लार्वा जो है वो कैटरपिलर में आएगा। और ये क्या है, ये प्यूपा से पहले का स्टेज है, मतलब एकदम छोटा टाइप से है, बस एग से थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो बहुत व्यस्क नहीं होता ये। उसी तरह से आप जो है वो बेटल्स को ले लो, भृंग जिसको कहते हैं, आप मधुमक्खी को ले लो, आप जो है वो तितलियां को ले लो, ये सारे जो है वो इसी से गुजरते हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो इसी स्टेज से गुजरते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल आप लिख लो। एग्जाम्पल ही मेन सवाल आपका है। एग्जाम्पल ही मेन सवाल है। तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा, तो पहला जो है वो हो जाएगा भृंग। भृंग। और ये जो भृंग है इसको क्या बोलते हैं, तो भृंग को हम बेटर्स बोलते हैं।
भींग को हम बिटल बोलते हैं। BIBEETLE, बिटल बोलते हैं भृंग को। दूसरा जो है वो हाउस फ्लाई हो गया, जो मक्खी है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई हो गया। तीसरा जो हो गया वो बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया। ये तीनों जो है ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करता है, जिसको होमो मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। एग, लार्वा, प्यूपा, ये तीनों बनाता है। ठीक है, ये तीनों बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लार्वा जो होता है ये कीट का बहुत युवा चरण है, उसको ही लार्वा कहते हैं, जो वयस्क होने से पहले की चीज है। जैसे तितली का कैटरपिलर होता है, भृंग के लिए ग्रब होता है, मक्खी के लिए मैगोट होता है। ये भी सवाल जो है वो पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में आगे, तो आपको याद रखना है। जो प्यूपा, ये जो लार्वा स्टेजेस है ना, ये जो लार्वा है, इस लार्वा को अलग अलग जो इंसेक्ट्स हैं उनमें अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे बिटल की अब यदि हम बात करें कि बिटल में क्या होता है, तो जो बिटल होता है उसमें जो है बिटल में इसको ग्रब कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम। बिटल में इसको ग्रब कहा जाता है। बिटल में ग्रब, तो ग्रब सीधा पूछ दिया जाएगा, तो ग्रब आपको याद रखना है। उसके बाद बटरफ्लाई में आपसे पूछा जाएगा कि जो बटरफ्लाई होता है उस बटरफ्लाई में क्या होता है, तो बटरफ्लाई में जो है वो जो बटरफ्लाई जो तितलियां होती हैं उनमें क्या होता है, तो तितलियों में होता है कैटरपिलर। तितलियों में होता है कैटरपिलर, कैटरपिलर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कैटरपिलर पूछा गया है। उसके बाद जो फ्लाई है, हाउस फ्लाई आप देख रहे हो, इस हाउस फ्लाई में जो होता है उसको मैगोट बोलते हैं। उस स्टेज को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उस लार्वा के स्टेज को, और उसको कहते हैं मैगोट। मैगोट इसको कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैगोट इसको कहते हैं। तो जो भी चीजें यहाँ पे आपको जरूरत थी वो सारा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको तीन टाइपों में डिवाइड करते हैं। जो हमारा इंसेक्ट्स है उनको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। बाकी ये तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट समझ में आ गया। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े जो है उनको तीन टाइपों में यदि हम डिवाइड करें, तो पहला जो टाइप कहलाता है वो कहलाता है ऑर्थोपटेरा। ठीक है, पहला जो टाइप है वो है ऑर्थोपटेरा। ठीक है, पहला टाइप ऑर्थोपटेरा। इसमें क्या होता है, इसमें आएगा ग्रास हॉपर आएगा, जो झिंगूर सुनते हो वो आएगा, लोकटस आ जाएगा, ये सब इसमें आता है। ठीक है, और ये जो है वो किस कैसा है, तो ये इनकम्प्लीट दिखाएगा, कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस है वो दिखाएगा ऑर्थोपटेरा। जैसे एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिया, टिड्डा, झिंगुर और फसल जो उड़ाने वाले टिड्डे होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ग्रास हॉपर, क्रिकेटर्स जिसको झिंगूर कहा जाता है, और उसके बाद लोक्टस जिसको फसल नाश करने वाला कीड़ा है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो हेमी मेटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब तीन स्टेजेस में ये जाएंगे। तो पहला हो गया। दूसरा जो हो गया वो होता है ओडोनाटा, ओडोनाटा। अब ये जो ओडोनाटा है इसका क्या है, तो इसमें ड्रैगन फ्लाई आता है, उसमें डेमसे फ्लाई आता है। तो ड्रैगन फ्लाई और डेमसे फ्लाई इसका एग्जाम्पल है। ये क्या करेगा, तो ये जो है वो ये भी जो है वो एग एग में जाएगा। अ, जो एक्वेटिक लिम्फ यहाँ पे आता है, मतलब लिम्फ से भी, निम्फ जो होता है ना, निम्फ से भी थोड़ा सा अलग, ये अलग नहीं कह सकते हो, बहुत छोटा अवस्था होता है जो कि जल में रहता है, जो कि वाटर में ही रहेगा। ठीक है, जो कि वाटर में ही रहेगा। तो इस जो निम्फ होता है ना, इसका जो निम्फ होता है वो एक्वेटिक होता है, और इस एक्वेटिक निम्फ को एक अलग नाम दिया जाता है जिसको नायड कहते हैं, NAIAD, नायड। इसको नायड कहा जाता है। इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें जो है वो को मैंने बताया, डैमसेल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये सब इसी में आएगा। इसका मेन देखो काम क्या है ना, इसका मेन काम है कि जो मच्छर है, मक्खी है, ये सबको ये खाता है पानी में। तो इनके आप कह सकते हो कि ओडोनाटा क्या कर रहा है, ओडोनाटा कंट्रोल कर रहा है इनके इनकी संख्या को। तो ओडोनाटा ग्रुप में जो भी आते हैं, डैमसल फ्लाई हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, ये सारा क्या करता है, तो मच्छर की संख्या हो, मक्खी की संख्या हो, इनको कंट्रोल करता है, क्योंकि इनके इनको ये खाता है। ठीक है, इनको ये खाता है, और ये एक्वेटिक टाइप सा है। ठीक है, ये एक्वेटिक टाइप है।
उसके बाद तीसरा मैं बता रहा हूँ, तीसरा जो है वो ब्लेटोडिया है, ब्लेटोडिया, ब्लेटोडे, ब्लेटोडिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है। ब्लेटोडिया क्या है, तो ब्लेटोडिया में ही हमारा आ जाता है कॉकरोच हो गया, टर्मिट्स हो गया, जो दीमक लगता है ना, किताबों में लग जाता है, लकड़ियों में लग जाता है, तो वो दीमक को ही टर्मिट्स कहा जाता है। तो ये टर्मिट्स है, ये भी क्या करता है, तो ये भी जो है वो हेमी मेटाबॉलिज्म करेगा, तो मतलब ये भी जो है वो इनकम्प्लीट में ही आएगा, और इनकम्प्लीट में ही आके जो है वो एक बनाएगा, नीम बनाएगा और एडल्ट चला जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको कॉकरोच के बारे में याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉकरोच होता है ना, वो ओमनीवोरस होता है। कॉकरोच जो होता है वो ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस कहने का मतलब कि वो सर्वभक्षी होता है, और वो नॉकटर्नल होता है, रात उसको ज्यादा पसंद होता है। तो वो रात में सक्रिय होता है, नाइट में एक्टिव होता है, तो उसको कहेंगे कि वो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल है, रात में एक्टिव होता है। तो ये आपको जितने भी एग्जामिनेशन यहाँ पे जो भी जरूरत था, वो मैंने सब चीजें आपको बता दी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रेशर हैज द सेम डायमेंशन एज, प्रेशर का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रेशर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर का मतलब हुआ कि किसी चीज पर आप कितना फोर्स लगा रहे हो पर यूनिट एरिया पे। एक यूनिट जो एरिया है, उस एक यूनिट एरिया पे आप कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, वही जो है वो प्रेशर कहलाता है। तो जब इसके फॉर्मूला को आप लिखोगे तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये यूनिट एरिया हो गया। अब यूनिट एरिया पे हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ये कोई एरिया है, इस एरिया पे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्रिएट करेगा। तो पर यूनिट एरिया पे आप कितना ज्यादा फोर्स लगाते हो, वही जो कहलाता है वो प्रेशर होता है। वही जो कहलाता है वो प्रेशर होता है। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर हो गया। प्रेशर में देखो, डायमेंशन फॉर्मूला जब भी आपको लिखना है, तो मैं ये लिखना आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। तो प्रेशर है, और प्रेशर में फोर्स है और एरिया है, तो फोर्स का आपको लिखना है, और जो है वो क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो MLT-2 होता है। ठीक है, और उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, वो एल स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर होता है, तो इस कारण से जो दाब है, जो प्रेशर है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ML-1T-2। ये जो है वो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। क्यों, आप ऊपर लेके जाओगे एल को, दो है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में हो ही जाएगा, एक आया तो ये माइनस में हो जाएगा, और टी जो है वो माइनस में हो जाएगा ऊपर से। तो ये आपको प्रेशर का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, ये प्रेशर का जो है वो डायमेंशन निकल गया। ठीक है, ये प्रेशर का डायमेंशन निकल गया। तो प्रेशर का डायमेंशन ML-T-1 T-2, ML-1 T-2 होता है प्रेशर का डायमेंशन। अब इस डायमेंशन से किसके डायमेंशन को हम मैच कर सकते हैं, तो आप फोर्स का डायमेंशन लिखो। क्या फोर्स का डायमेंशन, ये जो हमने लिखा, ये इक्वल है, नहीं है। क्या एनर्जी का डायमेंशन इक्वल है, तो नहीं है। एनर्जी का डायमेंशन है, वो भी नहीं होता है कि एनर्जी और वर्क जो भी होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी हो या फिर वर्क हो, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु पर जो भी आपने फोर्स लगाया, उसके बाद वो अपनी जगह से, ये उसका ए पॉइंट है, तो वो कितना ज्यादा खिसका है, कितना ज्यादा खिसका है, तो वो बी तक गया है। तो ये जो बी तक का डिस्टेंस हुआ ना, इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस कहने का मतलब ये डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस को ही डायमेंशन कहते हैं। हाँ, डायमेंशन बोल रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, तो ये डिस्प्लेस हुआ है इतना ज्यादा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक है, दोनों डिस्टेंस भी समान है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे समान है। तो यहाँ पे जो है, एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला हो गया F × D। फोर्स लगाएं और वो कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो फोर्स है, इस फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं,
फोर्स के लिए हम डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? तो फोर्स के लिए हमने कहा कि डायमेंशन हम लिख देंगे mlt-2। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डायमेंशन क्या लिखेंगे? तो बस लेंथ उसके साथ एक ही है तो l लिख देंगे, उसको l लिख देंगे। अब इसका क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा m l, l का 2 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। तो ये किसका आया? ये आया एनर्जी का। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या आपको मिल रहा है इससे, प्रेशर के डायमेंशन से? तो नहीं, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। और ये जो है वो फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट, ये तो खुद जो है वो कौन है? तो ये तो खुद ही प्रेशर है, ये तो खुद ही प्रेशर है, तो ये तो होगा नहीं। ये अपना तो खुद अपने के इक्वल होता ही है, तो ये कैसे हो जाएगा? तो अब आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पर आप कितना ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो, कितना ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो, वही यहां पे कर रहा है। तो एनर्जी के लिए हमने डायमेंशन क्या लिखा? एम एल टू t-। ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम जो है वो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम जो है, उस वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे? तो वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे, चूंकि थर्ड डायमेंशन है, 3 डायमेंशन वाला है, तो एल जो है वो 3 बार आएगा, तो 3 लिखेंगे। अब ये एल जो है वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव -3 हो जाएगा, और नेगेटिव -3 में से 2 घटेगा तो ये क्या आएगा? ये आएगा एम एल जो है वो -1 हो जाएगा, और टी तो ऑलरेडी -2 हो ही जाएगा। तो क्या अब आपको दोनों इक्वल लग रहा है? प्रेशर का जो डायमेंशन निकाला वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर है, तो यस, दैट्स व्हाई ये है जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है जो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको अब जो है वो डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो भी आपको लिखना आ गया होगा, कि कैसे जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो लिखते हैं। और बाकी आपको डायमेंशन फॉर्मूला सीधा याद भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, हर चीजों को डायमेंशन आपको एक मैं बता देता हूँ जहां से आप लिख सकते हो डायमेंशंस को। तो देखो, जो डायमेंशन लिखा कैसे जाता है, तो एरिया है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है मतलब कि लेंथ और ब्रेथ को जो गुना करेंगे। तो यहाँ पे भी लेंथ है जो लंबाई ही आ रहा है, एल ही आ रहा है, और यहाँ पे ब्रेथ है वो भी लंबाई में ही आएगा, तो ये एल हो जाएगा, लेंथ में ही जाएगा। तो लेंथ में जाने के कारण ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका डायमेंशन हो गया कि m0 t0 एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर हो गया। पूरी तरीके से लिखना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। उसी तरह से वॉल्यूम का देख लो, तो वॉल्यूम में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, और हाइट भी होता है, तो 3 यूनिट आ गया, तो एल क्यूब हो गया, एल क्यूब हो गया। उसी तरह से मास डेंसिटी हो गया, तो मास डेंसिटी कैसे आता है? तो मास बाय वॉल्यूम आता है। हमारा जो वॉल्यूम है उस पे कितना मास आ रहा है ये होता है, तो मास बाई वॉल्यूम आता है। तो मास बाई वॉल्यूम जैसे ही आया तो मास के लिए m हो जाएगा और वॉल्यूम के लिए L3 हो जाएगा। तो इसको या तो आप लिख दो m/L3, m/L क्यू लिख लो, या फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये निगेटिव में चला जाएगा, तो ml-3 हो जाएगा। t के पावर 0 आएगा, यहाँ पे देख लो t का पावर 0 आएगा। t का पावर 0 देखो, अभी मैंने बताया ना, वो 1 होता है। 0 का पावर 1 का पावर 0 है ना, इसका मतलब 1 है, 2 का पावर 0 है मतलब 1 है, 3 का पावर 0 है मतलब 3 है। 3 का पावर 0 है मतलब 1 है। किसी का पावर भी 0 है उसका मतलब 1 होता है, ना कि 0। ठीक है, 0 इसका पावर मतलब नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वहीं से ये निकलेगा। उसके बाद जो देखो, तो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक जो है वो आवृत्ति है, एक बार पूरा दोलन करने में कितना टाइम पीरियड उसका लग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड के लिए टाइम आ जाएगा, तो टाइम ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। तो देखो, या तो आप 1/t लिख लो या फिर t-1 लिख लो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है t-1। उसी तरह से वेलोसिटी और स्पीड दोनों है, इसको क्या होता है? तो ये दोनों होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आपने तय किया एक फिक्स टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को ही वेलोसिटी बोलते हैं या फिर स्पीड बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें जो है वो डिस्टेंस के लिए एल आ जाएगा और टाइम के लिए टी आ जाएगा।
तो ये जब एल है और टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, टी माइनस वन आ जाएगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन है वेलोसिटी बाई टाइम होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए जो होता है वो ये होता है एम एल टी माइनस टू। उसके बाद फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स के लिए फोर्स इंटू टाइम है, तो फोर्स का आपने डायमेंशन सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद बटा में टाइम का लिखोगे तो ये आपका डायमेंशन आ जाएगा। तो ऐसे ही करके मैं सबका आपको बता दे रहा हूँ, लिखना नहीं, बस आप देख लो कि वर्क और एनर्जी जो होता है उसका क्या होता है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब ये किसका बराबर है? तो ये प्रेशर के इक्वल टू है। एम एल टू ये प्रेशर के इक्वल टू है, तो आपको ये देखो प्रेशर के इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो पर यूनिट जब एरिया आएगा, आप यहाँ पे आओ, ये एनर्जी पर यूनिट है, तब जाके वो प्रेशर के इक्वल आएगा एम एल टी माइनस वन, और जो है वो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद पावर का आप देख लो, मोमेंटम का देख लो, प्रेशर या फिर स्ट्रेस दोनों का देख लो, स्ट्रेन का देख लो। ये सारा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रेन का जो चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसका जो है वो जीरो आ जाता है, कुछ भी नहीं डायमेंशन आएगा स्ट्रेन का। उसी तरह से यहाँ पे देखो सब चीजें लिखी हुई है एक एक करके। मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वेलोसिटी, प्रेशर, तो सब कुछ का लिखा हुआ है। आप एक एक करके आप देख लोगे, पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो बायोलॉजी से है। इसमें कहा जा रहा है कि ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है, वो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस आखिर मोनोकॉट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो दो टाइप से बंटते हैं, एक मोनोकोटिलिडन होता है, एक डाइकोटिलिडन होता है। तो वो जो मोनोकोटिलिडन होता है, उनमें हम ग्राफ्टिंग आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं? आप देखे हो ना कि नींबू आप लगाते हो, तो नींबू लगाने के लिए नींबू का डंठल आप उठाते हो और डंठल से आप कर लेते हो इनको। तो ये ग्राफ्टिंग, सबसे पहले आपको ग्राफ्टिंग का प्रोसेस समझना है कि ग्राफ्टिंग जो है वो होता क्या है। ठीक है, ग्राफ्टिंग जो है वो होता क्या है? तो देखो, ग्राफ्टिंग होता है कि ये एक पूरा पौधा है। ये जो है वो ये नीचे वाला आप ओरिजिनल पौधा देख लो, और उसका ये सेक्शन है, उसका ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये किसी और पौधे का हो सकता है या फिर इसी पौधे का हो सकता है। लेकिन इसी पौधे का आखिर हम क्यों यूज करेंगे? तो ये किसी और पौधे का रहेगा, ये डिफरेंट पौधे का, और ये जो है वो सेम पौधे का होगा। ठीक है, अब इसमें जो दोनों पार्ट होता है, ऊपर का जो पार्ट आ रहा है उसको आप देख रहे हो कि सेक्शन लिखा हुआ है। ऊपर का जो पार्ट होता है वो सेक्शन होता है, और नीचे वाला जो जड़ का पार्ट होता है, नीचे जो जड़ से जुड़ा हुआ है, उसको स्टॉक बोलते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है ये दोनों आपको होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे एक कट लगाते हैं बीच में। इसका तरीका कट लगाने का कई सारा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे तरीका दिखाया गया है। इस नॉर्मल तरीका से हमने क्या किया कि इसको पुट कर दिया इसमें, अच्छे तरीके से इसको हमने कस दिया, और इसको हमने टेप कर दिया। टेप करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इन पे फंगस ना लगे, बैक्टीरिया ना लगे, कीड़े मकोड़े ना लगे। दैट्स वाई इनको टेप कर देते हैं। अब ये टेप करने के बाद एक नया पौधा ग्रोथ हो जाता है यहीं से, ये पौधा जो है वो ग्रोथ करने लगेगा। ये आखिर होता कैसे है? ये आखिर होता कैसे है? तो देखो, जब भी ऐसा कुछ हम करते हैं, जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या करता है कि जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़े ना, जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़े, तो जो प्लांट्स होती हैं ना, प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स के पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जिस कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम है, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये दोनों जो काम करती हैं, वो काम करती हैं वेस्कुलर टिश्यू की तरह। वेस्कुलर टिश्यूज की तरह काम करती है। वेस्कुलर टिश्यूज क्या करता है? संवहनीय ऊतक इसको बोलते हैं हिंदी में, संवहनीय। तो ये जो संवहनी ऊतक होता है, ये क्या करता है कि जाइलम जल को ऊपर लेके जाता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ऊपर से नीचे लेके आता है।
फ्लोएम जो है वो फूड को ऊपर से नीचे लेके आता है, और जाइलम जो है वो जल को लेकर जाता है, ये आपको पता भी होगा। अब ये जो संवहनीय ऊतक होते हैं, इस संवहनीय ऊतक में एक और आपको सेल में एक और नाम आपको याद रखना है, और वो जो है वो कैम्बियन है, जिसको बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम जो है वो एक संवहनीय ऊतक में ही आता है, एक वेस्कुलर टिश्यू में ही आता है। और ये जो कैम्बियन है, ये कैम्बियन क्या करता है कि कैम्बियन जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है प्लांट का। प्लांट का जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो उसका ऊपर की ओर होता है, उसकी तना बढ़ रहा है, ये जो है वो लेटरल बर्ड्स बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इसकी मोटाई बढ़नी है, ये मान लो ऐसे है, अब इसको इतना चौड़ा बनाना है, तो ये क्या कर रहा है, ये कैम्बियन बढ़ा रहा है। और बाकी इसके लिए अलग जो है टिश्यू और भी होते हैं, जैसे कि लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक होता है वो भी एक ये लेटरल ग्रोथ ही करता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो कैम्बियन जो है वो क्या कर रहा है, कैम्बियन जो है वो दोनों का कैम्बियन, इसका कैम्बियन और इसका कैम्बियन, दोनों का जो स्टॉक और सेक्शन, दोनों का कैम्बियन एक साथ आना चाहिए, दोनों का कैम्बियन एक साथ जुड़ना चाहिए। तभी जाके कैम्बियन जो है वो सेकंड ग्रोथ करता है और तने को मोटा करता है। और जो नया जाइलम है, नया फ्लोएम है, उसको जो है वो कनेक्ट कर देता है एक दूसरे से, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, और नया जाइलम और नया फ्लोएम जो है वो क्रिएट कर दिया। और जिसके कारण ये जो है वो पेड़ जो है वो पहले अलग अलग यूनिट था, सेक्शन और स्टॉक में बटा हुआ था, वो अब सीधा एक बन जाएगा। दोनों जो है वो कहलाएगा एक पेड़ बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है। ठीक है। अब ये जो है वो कैम्बियन, दूसरा सवाल आपको आएगा कि आखिर ये कैम्बियन है क्या। तो देखो, कैम्बियन मैं समझा देता हूँ क्या है। आप पेड़ देखोगे ना, तो पेड़ में कई सारा पार्ट होते हैं। तो पेड़ का ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये कैम्बियन है। आप सीधी सी बात मान लो, ऐसा ऐसा जो होता है ना, इतना डिटेल में नहीं जाना है पेड़ में, ये पूरा वाला यही कैम्बियन होता है, यही जो है वो पूरा कैम्बियन होता है। आप देख लो, ये ग्रोथ रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना जानना ही नहीं है। आप देख लो कि ये वाला जो सेक्शन पूरा है ना, यही कैम्बियन है। अब ये दोनों का कैम्बियन जो है वो एक दूसरे से जब तक नहीं जुड़ेगा, तब तक इसका ग्रोथ नहीं होगा, तब तक नया जाइलम एंड फ्लोएम को क्रिएशन नहीं होगा। तो दैट्स वाई कैम्बियन बहुत जरूरी होता है। किसमें? तो कैम्बियन बहुत जरूरी होता है ग्राफ्टिंग करने में। ठीक है, कैम्बियन बहुत जरूरी होता है ग्राफ्टिंग करने में। लेकिन मामला यहां फंसता है कि जो मोनोकोटिलिडन पौधे होते हैं, मोनोकोटिलिडन पौधे जैसे कि घास हो गया, ग्रास हो गया, बनाना हो गया, पाम ट्री हो गया, इन सब में क्या होता है कि ये जो संवहनीय कैम्बियन होता है, वेस्कुलर कैम्बियन होता है, ये होता ही नहीं है। अब जब कैम्बियन नहीं होता है, तो ये जो बंडल्स बनते हैं जाइलम एंड फ्लोएम का, वो बनता ही नहीं, जाइलम फ्लोएम का बंडल। जब बंडल बनेगा ही नहीं, वो एक साथ आएंगे ही नहीं, तो सेकेंडरी ग्रोथ वो है वो होगा ही नहीं, और नया जाइलम और नया फ्लोएम का क्रिएशन ही नहीं होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ग्राफ्टिंग जो है वो संभव ही नहीं हो पाता। दैट्स वाई ग्राफ्टिंग जो है वो संभव ही नहीं हो पाता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ्टिंग जो है वो कैसे काम करता है। तो ग्राफ्टिंग में दो पौधे होते हैं, दो कमले होते हैं, जिनको सेक्शन और स्टॉक कहते हैं। ठीक है, सेक्शन और स्टॉक कहते हैं, और इनको जोड़ा जाता है। सफल ग्राफ्टिंग यदि आपको करना है, तो कैम्बिन जो है वो संवहनीय कैम्बियन स्टोक जो होता है, उसको कैम्बियन के साथ जो है वो जुड़ना पड़ता है। ठीक है, और इससे जो है वो कैसल और फिर नया जो जाइलम एंड फ्लोएम है, उसका फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, इससे फॉर्म क्या होता है, तो इससे फॉर्म होता है कैलस एंड न्यू वेस्कुलर टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ये होता है। अब जो मोनोकोटिलिडन होता है, उनमें होता ही नहीं है। दैट्स वाई उनका जो मोनोकोटिलिडन है, उनमें जो है ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती है। मोनोकोटिलिडन है, उनमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब जो प्लांट्स होते हैं ना, इन प्लांट्स के टिश्यू को आप जो डिवाइड करोगे, तो टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में। पहला जो है वो मेरिस्टेमेटिक आता है, दूसरा जो है वो परमानेंट आता है। देखो, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्लांट टिश्यू जो होता है उसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है,
जिसको विभाजकीय ऊतक बोलते हैं, और दूसरा जो है होता है वो परमानेंट टिश्यू होता है। पहला टिश्यू जो है वो डिवाइड करेगा हमेशा ग्रोथ करने के लिए, और दूसरा टिश्यू है परमानेंट टिश्यू है वो डिवाइड नहीं करेगा। अब ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ना वो 3 टाइप से डिवाइड होता है। ए एल आई, ए एल आई, आपको याद रखना है, ए एल आई। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल जो होता है वो पौधे का जो रूट और स्टीम जो होता है ना, एक कोई पौधा है तो उसका रूट को भी नीचे की ओर ये बढ़ाते चला जाएगा, और पौधे की जो ऊपर वाली लेंथ है उस ऊपर वाली लेंथ को भी ये बढ़ाते चला जाएगा, यही कि जो है वो इसका काम है। दूसरा लेटरल है। लेटरल क्या करता है कि पौधे की जो चौड़ाई है ना, पौधा है कोई एक, तो इस पौधे की चौड़ाई को ये बढ़ाएगा। इसकी जो चौड़ाई है ना, ब्रिथ है ना, उसको बढ़ाएगा लेटरल। और ये जो है वो लेटरल जो होता है वो एक संवहनीय ऊतक की तरह काम करता है, वेस्कुलर जो टिश्यू है उसकी तरह काम करता है। उसके बाद जो है वो इंटर कैलोरी जो होती है ना, इंटर कैलोरी जो होता है वो क्या करता है, तो वो लीफ वेस और स्टीम का जो नोड होता है ना उसको बढ़ाता है, इंटर कैलोरी। उसी तरह से परमानेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक सिंपल परमानेंट होता है और एक जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। एक जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल जो होता है तो पीसीएस याद रखो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये हो गया। और उसी तरह से कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसको दो पार्टों में याद कर लो, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, अब जाइलम और फ्लोएम भी है वो कई पार्टों में डिवाइड होते हैं। जैसे जाइलम है वो चार पार्टों में डिवाइड होता है, ट्रैकिड्स होते हैं, वाहिनियां होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होती हैं, फाइबर होता है, ये चार पार्ट में। उसी तरह से फ्लोएम भी चार पार्टों में डिवाइड होता है, सीव ट्यूब होता है, कॉम्पेनियन सेल होता है, उसके बाद जो है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, उसके बाद फ्लोएम फाइबर होता है। तो यहाँ पे याद ये रखना है ना, नोट के रूप में आपको ये रखना होगा याद, कि जो ये फाइबर फ्लोएम जो होता है ना, फाइबर फ्लोएम जो होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है। तो फाइबर फ्लोएम जो होता है वो डेड होता है, वो डेड होता है, ओनली फाइबर फ्लोएम ही डेड होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब जो है वो डेड नहीं होता है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ कैसे होता है। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज आप ध्यान रखो कि जो प्लांट्स होती है ना उनको डिवीजन कैसे कैसे होता है, यहीं से पूरा आपको मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन सब समझ में आएगा। तो प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं एक एक करके। तो प्लांट्स पहला आ गया, वो तीन पार्टों में हमने डिवाइड करेंगे इसको, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, इसको डिवाइड करने से पहले सबसे पहले इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लो। दो पार्टों में इसको डिवाइड कर लो छोटा सा। पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया क्रिप्टोगैम, और दूसरा जो पार्ट होगा वो फेनरोगैम। कई सारे टाइप से डिवीजन होता है, लेकिन ये अच्छा डिवीजन है, सबसे बेस्ट डिवीजन ये कहा जाता है, क्रिप्टोगैम। ये क्रिप्टोगैम हो गया, और ये जो है वो फेनरोगैम हो गया। ये क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम, अब इनका क्या क्या मतलब होता है। क्रिप्टोगैम इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको सीड नहीं दिखेगा, क्रिप्टोगैम में जो भी आएंगे उनका सीड नहीं होगा। जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स होते हैं वो इनके हिडन होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गेन्स जो इन क्रिप्टोगैम के प्लांट्स होते हैं उनके हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, वो हिडन होते हैं। जो फेनरोगैम्स होता है उनमें जो है वो सीड होता है। उसी तरह से इनके जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स होते हैं ये भी इनका होता है, ये विजिबल होता है। क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम दोनों समझ में आया। अब ये जो क्रिप्टोगैम है इनको फर्दर तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। फर्दर इनको तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है थैलोफाइटा। थैलो फाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। तीसरा जो पार्ट है वो कहलाता है टेरिडोफाइटा।
टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आपसे एग्जांपल्स पूछा जा सकता है कि थैलोफाइटा का क्या क्या एग्जांपल है, तो आप लिख दोगे, कवक लिख दो, शैवाल लिख दो। ये सब जो है वो थैलोफाइटा में ही आता है। ठीक है। एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, कारा हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, ये सब आता है। और ये जो थाइलोफाइटा होता है वह एक्वेटिक होता है। कभी डिस्कस करेंगे आगे जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ये ब्रायोफाइटा जो होता है वो एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन होता है। अब सवाल यही पूछा गया था शायद बीपीएससी या फिर एएसओ में कि ये एम्फीबियन आखिर किस आधार पर करेंगे कि बायोफाइटा जो है वो एम्फीबियन है। तो ब्रायोफाइटा एम्फीबियन इसलिए होता है क्योंकि इसको जब अपना जो ग्रोथ करना होता है, जब इनको अपना जो है वो रिप्रोडक्शन करना होता है, सेक्स की जगह रिप्रोडक्शन लिखो, इनको रिप्रोडक्शन जब करना होता है तो रिप्रोडक्शन करने के लिए ब्रायोफाइटा को पानी में जाना ही पड़ेगा। पानी में जाना ही इसको पड़ेगा। दैट्स वाई ब्रायोफाइटा को कहते हैं कि वो एम्फीबियन है। वो पानी के बिना जो है वो कर ही नहीं पाएगा रिप्रोडक्शन अपना। तो ब्रायोफाइटा ये हो गया। उसके बाद जो है वो टेरिडोफाइटा होता है। ठीक है। अब फेनरोगैम में दो आता है। फेनरोगैम में दो आता है। पहला आता है जिम्नोस्पर्म। फेनरोगैम है वो दो पार्टों में डिवाइड होगा। पहला जो होगा वो कहलाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और दूसरा जो कहलाएगा वो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म होता है, इसका सीधा सा मतलब है, जिम्नोस्पर्म का सीधा सा मतलब है कि ये जो बीज होते हैं ना, जिम्नो और स्पर्म, तो इसके जो सीड्स होते हैं ना, वो ढके हुए नहीं होते। सीड्स इसके खुले हुए होते हैं। सीड्स इसके खुले हुए होते हैं। तो ये जो जितने भी फेनरोगैम्स आते हैं, ये फेनरोगैम जो है वो बीज देते हैं। फेनरोगैम्स है वो बीज देते हैं। दैट्स वाई इनको एक अलग नाम से बुलाया जाता है। वो कहलाता है एस्पेरोमेटोफाइड। स्पैरोमेटोफाइड इनको कहा जाता है। बीज देते हैं। बीज इनका ढका हुआ नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म का जो बीज है वो ढका हुआ होता है। ठीक है, ढका हुआ रहता है। अब इसी एंजियोस्पर्म को फिर से दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। और पहला जो कहलाता है वो कहलाता है मोनोकोटिलिडन, मोनोकॉट्स। और दूसरा जो कहलाता है वो डाइकॉट। अब यहीं से आपको सवाल जो है वो पूछा गया था। तो मोनोकॉट्स जो होते हैं उसमें कैम्बियन नहीं होता है। जो डाइकोटिलिडन होता है उसमें कैम्बियन होता है। दैट्स वाई इनमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। लेकिन मोनोकोटिलिडन में ग्राफ्टिंग जो है वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है। मोनोकोटिलिडन में ग्राफ्टिंग नहीं पॉसिबल है। अब यही जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये ओनली एंजियोस्पर्म ही होते हैं जो फ्रूट्स देते हैं, जो फ्रूट्स देते हैं और जो फ्लावर्स देते हैं, और कोई नहीं देता है फ्रूट्स और फ्लावर। तो एंजियोस्पर्म के जो होंगे वही फ्रूट्स एंड फ्लावर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो आपका आंसर यहां से क्या होगा, तो क्योंकि उनमें कैम्बियन की कमी होती है, बिकॉज दे लैक ऑफ कैम्बियन। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जो मोनोकोटिलिडन होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक बीजपत्री जो होता है उनकी विशेषता होती है कि वो समानांतर विन्यास उनमें होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। आप पत्तियों को देखोगे, बायोलॉजी कभी डिस्कस करेंगे तो इनमें चर्चा इन सब चीजों को काफी डिटेल से कर लेंगे। ठीक है। तो समझ लीजिए। और ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ोगे तो वहां पे तीन टाइप के मैग्नेट बनते हैं। उसी से आपको यहाँ पे फेरोमैग्नेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो मैग्नेटिज्म होते हैं, चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, वो कई टाइप के होते हैं। कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी मटेरियल है, उसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म का कैरेक्टर होता ही है। तो इस आधार पर हम चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, इनको तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस को पहला जो हम इसको डिवाइड करते हैं वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। दूसरा जो हम इसको डिवाइड करते हैं वो कहलाता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक।
और तीसरा जो हम इसको डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक। यहाँ से सवाल जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो एक एक चीज को आपको डिस्कस जो है वो करना पड़ेगा। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है, इनको हम जान लेते हैं। पैरामैग्नेटिक जो चुंबकें होती हैं, जिनको यदि हिंदी हम बोलें तो पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय कहा जाता है। अनुचुंबकीय कहा जाता है। ये पैरामैग्नेटिक जो है वो बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर टाइप के मैग्नेट होते हैं, जिनके जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स में कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण जो वो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही उसको ले जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही लेके जाओगे, तो उनमें जो है वो थोड़ा बहुत इसका प्रभाव जो है वो चुंबक का दिखेगा, और जो चुंबकीय पदार्थ है उससे वो थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, और चुंबकीय क्षेत्र का जो भी डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन के बाहर में ये जो चुंबकीय फील्ड होता है उसकी ओर ये चला जाता है, थोड़ा सा डायरेक्शन दिखेगा, तो इसका जो चुंबकशीलता होती है, परमिलिएबिलिटी होती है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, वो भी कम होता है। इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो के से डिनोट करते हैं, ये भी कम होता है, ये बहुत ज्यादा कम होता है। ये सवाल जो है वो पूछा गया है बिहार एसआई के एग्जामिनेशन में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत कम होता है। और जब इसको जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से हटा देंगे, तो इससे जो चुंबक का गुण है वो हट जाता है, तो मतलब ये अस्थाई चुंबक तो है नहीं, ये जो है वो परमानेंट चुंबक नहीं है। अब इसके कौन कौन से पैरामैग्नेटिक के जो है वो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बीपीएससी में भी पूछा गया था, एएसओ में भी पूछा गया था एग्जाम्पल। तो जो पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएगा एल्युमिनियम, प्लेटिनम। तो आप लिख लो प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आप क्रोमियम लिख लो, क्रोमियम। उसके बाद आप लिख लो सोडियम, सोडियम भी इसी में आता है। उसके साथ ही पोटेशियम, पोटेशियम के लिए के लिख लो, और ऑक्सीजन के लिए O2 लिख लो। ये सारे जो है वो पैरामैग्नेटिक में आते हैं, तो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय आपको अब ध्यान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो आता है वो है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जिसको हम कहते हैं लौह चुंबकीय, जिसको हम लौह चुंबकीय, और यही अपना सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ये बहुत मजबूत तरीके से चुंबकीय जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, उसमें अट्रैक्शन ये देता है। तो लौह चुंबकीय क्या है कि जब भी इसको चुंबक द्वारा चुंबकीय जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें लेके जाएंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने से इसका जो रिएक्शन होता है ना, उस पर जो इफेक्ट होता है वो बहुत मजबूत तरीके से ये दिखाएगा। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो उनके जब चुंबकीय क्षेत्र के एक ही दिशा में उनको अस्थायी रूप से रखेंगे, तो इससे जो है वो स्वयं चुंबक बन जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र से जब भी हटाएंगे, तो वो हटाने पर भी अपनी जो उसकी जो ये चुंबक वाला गुण है ना, वो उसका चुंबक वाला गुण हमेशा ही रहता है, वो हमेशा ही रहता है। दैट्स वाई इनका जो के होता है, इनका जो के का वैल्यू होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, और उसके साथ ही साथ जो म्यू का वैल्यू होता है, जिसको चुंबकशीलता कहते हैं, ये दोनों इसका जो है वो हाई होता है, ये दोनों इसका जो है वो हाई होता है। सवाल जो है वो एग्जामिनेशन में यहीं से आया था, दोनों ये हाई होता है। और ये जो है वो क्रिस्टलीय बनावट में होते हैं, इस कारण से द्रव्य होता है और गैस होता है, इनमें ये नहीं मिलता है। ओनली सॉलिड में ये फेरोमैग्नेटिक मिलेगा, सॉलिड जो होगा वहीं पे ये फेरोमैग्नेटिक जो है वो मिलता है, अदरवाइज कहीं नहीं मिलता है। सॉलिड और गैस में, लिक्विड और गैस में नहीं मिलेगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या आपको लिखना है, तो इसके एग्जांपल आप फेरोमैग्नेटिक का लिख लो, लोहा लिख लो, कोबाल्ट लिख लो, निकेल लिख लो। एग्जांपल्स में क्या क्या लिखोगे, लोहा लिख लो, कोबाल्ट लिख लो, उसके बाद जो है वो निकेल लिख लो। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, और इसी से मिला-जुला कर जो एलॉय बनाए जाते हैं, जो मिश्र धातु बनाए जाते हैं, उनको ये सब कहा जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो फेरोमैग्नेटिक होगा, वो कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो आप देखो, मैंगनीज से होता है, गोल्ड से होता है, वुड से होता है? नहीं, नहीं, नहीं। किससे होता है? निकेल से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। किससे होता है? तो निकेल से होता है। ठीक है? निकेल से होता है। उसके बाद
डायामैग्नेटिक है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो डायामैग्नेटिक क्या होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति जो है वो विपरीत रिएक्शन देता है। जो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जब भी इसी को ले जाओगे तो ये अपोजिट जो रिएक्शन है देता है। इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें थोड़े बहुत क्षेत्र जो उन्हें थोड़ी टोक होती है और वो चुंबकीय क्षेत्र से हमेशा दूर भागते हैं। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा दूर जाएगा। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा ये दूर जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन पदार्थों के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, जिस कारण से इसमें चुंबकीय गुण अस्थायी रूप से चुंबकीय गुण नहीं होता है और चुंबकीय क्षेत्र से जैसे ही हटाते हैं ये चुंबकीय अपना प्रभाव है वो खो देता है। इसका एग्जाम्पल आप आसानी से कुछ भी डाल सकते हो, बहुत आसानी से जा सकते हो, जैसे कि बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, तांबा, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हाइड्रोजन, एयर, ये सारा इसी में आएगा। ठीक है, ये सारा इसी में आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका जो यू का म्यू का जो वैल्यू होता है, चुंबकशीलता जो इसकी होती है, वो म्यू का वैल्यू तो इसका कम होता है, लेकिन इसकी जो के का वैल्यू होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो इसकी होती है वो निगेटिव में जाती है। वो निगेटिव में जाती है। तो ये सवाल जो है वो पूछा गया था कि चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो डायामैग्नेटिक की कैसी होती है, तो वो निगेटिव होती है। ठीक है, वो निगेटिव होती है। तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब अदर जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया है उनको यदि हम देख लें तो कौन सा है, तो मैग्नीज है। मैग्नीज जो है वो कैसा होता है, तो मैग्नीज जो है वो पैरामैग्नेटिक में आएगा। मैग्नीज जो है वो कैसा है, तो यहाँ पे आप मैग्नीज को लिखोगे। पैरामैग्नेटिक जो होता है उसमें मैग्नीज आता है। तो कभी भी पैरामैग्नेटिक पूछा जाएगा तो मैग्नीज उसमें आएगा। मैग्नीज भी आंसर जो है वो मैग्नीज वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गोल्ड जो है वो डायमैग्नेटिक में आ जाएगा। एयू, एजी, सीयू सब इसी में आता है। ठीक है, गोल्ड जो है वो डायमैग्नेटिक में आ जाएगा। और उसके बाद वुड जो है वो तो चुंबक होता ही नहीं है, उसमें तो चुंबकीय गुण होता ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सी एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो डायमैग्नेटिक कमजोर इसमें रिएक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। फेरोमैग्नेटिक जो है वो कमजोर रूप से आकर्षित होता है पैरामैग्नेटिक, लेकिन फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांग रूप से आकर्षित होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांग रूप से आकर्षित जो है वो होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है, कि कैसे ये काम करता है और चीजें कैसे चलती है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहले उससे पहले कि बढ़ूं तो एक क्यूरी टेम्परेचर है उसके बारे में मैं बता दूं। तो क्यूरी टेम्परेचर होता है कि ये टेम्परेचर होता है जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो लूज कर देता है उसका फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी और बिकेम हो जाता है पैरोमैग्नेटिक। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर यदि हम लेके जाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा, जिस टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम टेम्परेचर पर ये घटना होगी, उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो ये याद रख सकते हैं, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लिटमस पेपर जो बनता है जो कि पीएच इंडिकेटर के रूप में काम करता है, ये पीएच इंडिकेटर के रूप में काम करता है, ये आखिर कहाँ से आप लाते हो? तो आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये लाइकेन से आता है। ये जो है वो लाइकेन से आता है। अब ये लाइकेन जो है वो क्या है? तो लाइकेन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। दो चीजों में सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है जिसको हम सहजीविता कहते हैं, यदि हिंदी कहें तो इसको सहजीवी कहते हैं, सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक कहते हैं। और इंग्लिश सिम्बायोटिक हो जाएगा और हिंदी जो है वो सहजीवी हो जाएगा। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जब भी कोई संबंध आएगा तो दो चीज तो होगा ही। पहला जो होगा वो कवक होगा, कवक होगा। और दूसरा जो होगा वो शैवाल होगा। शैवाल होगा जिसको इंग्लिश में एल्गे बोलते हैं। और जो कवक होगा उसको बोलते हैं फंगस। इसको बोलते हैं फंगस। ठीक है, तो ये जो इसी के जो संबंध है वो बनाता है। इसका मतलब हुआ कि दूसरे एक दूसरे को वो फायदा देगा। कवक के पास जो है वो इसको दे देगा, शैवाल के पास जो है वो इसको दे देगा। तो कवक के पास आखिर है क्या? तो कवक जो है वो वाटर, मिनरल, विटामिन्स होते हैं इसके पास। शैवाल जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है।
तो दोनों मिलकर खाना बना देता है, तो हो जाता है प्रोसेस। तो लाइकेन जो है वो एक थैलोफाइटा का प्लांट है। इसमें कवक और शैवाल जो है वो मिलकर सहजीवी संबंध बनाते हैं। जल, खनिज, नवर और विटामिन उपलब्ध होता है यहाँ पे। शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, और दोनों एक दूसरे को एक एक चीज दे देते हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम ले लो, जो मेरे पास नहीं है वो हम ले लेंगे। तो लिटमस एक प्राकृतिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, जो पानी में घुलनशील है। और इसके कई सारे प्रजाति होते हैं, जिनमें विशेष रूप से जो लाइकेन है, लाइकेन में भी विशेष रूप से जो ये एक शब्द आप लिख लो, रोसेला टिंक्टोरिया। रोसेला टिंक्टोरिया से ही ये निकाला जाता है। लीचेन में भी यदि स्पेसिफिक पूछ लिया जाए किससे निकाला जाता है, तो रोसेला टिनक्टोरिया, लोसेला टिनक्टोरिया से ये निकाला जाता है, और इससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। अम्लीय चीजों में जब लिकेन को लेके जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर में लेके जाएंगे तो एसिडिक नेचर में इसको जब लेके जाएंगे तो वो रेड हो जाता है, और इसका नॉर्मल कलर जो होता है वो बैगनी होता है। ठीक है, नॉर्मल कलर जो इसका होता है वो बैगनी होता है, बैगन कलर का होता है। और इसको क्षार में लेके जब जाएंगे, बेस में जब लेके जाएंगे, तो उसका कलर जो है वो नीला हो जाता है, और नॉर्मल इसका बैगनी कलर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिटमस आपको समझ में आ गया। रोसेला और रोसेला से होता है। पहला तो रोसेला भी निकाला जाता है, और दूसरा आप ये एक और लिख सकते हो, लेकानोरा, लेकानोरा। तो कभी टफ करेगा ना तब इतना ज्यादा पूछेगा। तो आजकल टफ हो रहा है एग्जामिनेशन में, दैट्स वाई हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। हमारा तो ऑप्शन बन गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी कुछ इंपॉर्टेंट है जो देख लो। जैसे रेड एल्गी, रेड एल्गी जो है वो क्या है, तो रेड एल्गी जो होता है, लाल शैवाल जो होता है, रेड एल्गी जो होता है, जिसके एग्जांपल आप ग्लेडियम लिख लो, ग्लेसिरेला लिख लो। ये सब जो सोर्स होते हैं किसके, ये सब सोर्स होते हैं अगार अगार के। ठीक है, अगार अगार का सोर्स होता है, और कैजरीन का सोर्स होता है। ठीक है, ये जो है वो किसका सोर्स है, तो अगार का। ये भी अगार से भी सवाल पूछा गया है, आगे डिस्कस करेंगे। ये किसका सोर्स है, वो कैरेजी नैन का है, क्रेजिनैन का है। तो ये आपको रेड शैवाल के बारे में याद रखना है। कवक तो मतलब उतना डिटेल से हो तो हम यहाँ जा नहीं सकते हैं। कवक जो है वो लाइकेन का एक कंपोनेंट है। ठीक है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। ब्राउन शैवाल की हम बात करें, तो ब्राउन शैवाल जो भूरा शैवाल होता है वो काल्प या फिर फ्यूकस में होता है, जो कि मेन सोर्स होता है एल्गिन का, और यूज करता है एक थिकनिंग एजेंट के रूप में। और ये कंटेंट करता है पिगमेंट, जिसको इस पिगमेंट को फ्यूको क्लेसेंथीन कहते हैं। ठीक है, इस पिगमेंट को फ्यूको क्लेसेंथीन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी पीएच वैल्यू के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। कुछ जो लिकेन है जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप मिर्गी की दवाई जो होती है, एपिलेप्सी जो होती है, उस दवाई में परमोलिया सेक्सिलिटस जो है वो यूज किया जाता है। कुछ ऐसे लिकेन होते हैं जो खाने में यूज किया जाता है, जैसे केक बनाने में आइसलैंड का जो मॉस है वो यूज किया जाता है। परमेलिया जो है वो साउथ इंडिया में करी बनाने के लिए यूज किया जाता है, करी जिसको सालन बोलते हैं। लाइकेन जो है वो एयर पॉल्यूशन का भी इंडिकेटर होता है, खास करके SO2 का, सल्फर जो है उसका ये इंडिकेटर होता है। जहाँ पे एयर पॉल्यूटेड होता है वहां पे सल्फर लाइकेन उगेगा ही नहीं, तो सल्फर का खास करके ये होता है। ठीक है, लिकेन है वो सल्फर का होता है। लिकेन की कई सारी जो है वो प्रजातियां होती हैं, और बहुत ज्यादा, जैसे रोसेला से ही मेन जो है वो मेन लिचेन जो है वो मैंने बताया भी रोसेला से ही निकलती है। जैसे असीनिया लिकेन है, उससे जो एंटीबायोटिक है वो बन जाता है। लीजेन जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट कर देता है। इंडो कार्पसन जो रिकेन होता है वो सब्जी बनाने में यूज किया जाता है। तो कई सारे यूजेज हैं, कभी पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो ये रहा वीडियो, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए उनको हमने डिस्कस किया। तो ये पार्ट नंबर 4 था। अभी तक आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारा आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उनको आप चेक कर लो, प्लेलिस्ट जाके वहां पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।